लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। निम्न समस्या के लिए मैक्सिमम व मिनिमम मान समान है। निम्न समस्या के लिए मैक्सिमम व मिनिमम मान कैसे हैं, समान है। कल वाला जो क्वेश्चन कराया था, जो सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपने देखा कि अगर मिनिमम मान पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मान पॉसिबल हो। कल जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था, यदि किसी एलपीपी का या फिर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का अगर मिनिमम मान पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मान कैसा हो, पॉसिबल हो। ठीक है भाई। अब देखिए एक एलपीपी दे रखी है आपको। अब यहां से एक रिजल्ट आपका ये बनता है, किसी समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते। देखो निम्न समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हैं, बोलो, समान है। तो किसी एक समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हो सकते हैं, समान। तो देखिए क्वेश्चंस लिखेंगे, इष्टतम जेड, इष्टतम का मतलब होता है ऑप्टिमाइज, जेड इक्वल टू 5x + 3y, 5x + 3y subject to the condition x + y less than equal 6, x is greater than equal 3 और y is greater than equal 3 और 2x + 3y greater than equal 3 तथा x और y greater than equal 0। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपका, तथा x और y greater than equal 0। निम्न समस्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हैं, समान है। और ये दे रखा इष्टतम z बराबर 5x + 3y सब्जेक्ट टू द कंडीशन x + y less than equal 6, x is greater than equal 3, y is greater than equal 3, 2x + 3y is greater than equal 3। अब यहाँ से नोट भी बन जाता है, क्या किसी, हाँ हाँ मतलब x और y पॉजिटिव होने चाहिए और साथ ही 3 से बड़े होने चाहिए। रेंज में भी तो कंडीशन लग जाती है ना, ये समीकरण ये भी तो है। आपकी बात हमने मान ली, आप कह रहे हो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। आप ये कह रहे हो कि अगर ये दे रखे हैं, तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि भाई इसको लिखने की नीड नहीं है अगर ये दे रखें कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है और y की वैल्यू 3 से बड़ी है। लेकिन यह समीकरण की कंडीशन कहाँ है, या में भी तो x और y का मान नेगेटिव आ सकता है ना। ये वाली कंडीशन सभी 1 2 3 4 चारों पे लगती है कि x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ये चारों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। अब इसकी लाइन तो नेगेटिव में नहीं जाएगी क्या भाई। 2x + 3y का ग्राफ बना, आवाज नहीं भाई, 2x + 3y का ग्राफ बना, 2x + 3y का बनाता है तो x बराबर कितना आता है, 3/2। कितना आ रहा है, 3/2। और y का मान कितना आता है, बोलो, 1। ठीक है। अब ये ग्राफ चल रहा है, अभी ग्रेटर देन इक्वल 3 है तो यहाँ आएगा। ठीक है। अब लेकिन ये 3 था और ये 3 था, अभी 3 से ऊपर वाला ये आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई को जरूरी नहीं होती है, एक लेस देन वाला आएगा, एक ग्रेटर देन वाला आएगा। तो इस कारण ये क्या, तीनों जो हैं, 4 समीकरण है, 1 2 3 4, ये 4 प्रतिबंध दे रखे हैं। लेकिन 4 प्रतिबंधों के अंतर्गत जो ऋणोत्तर प्रतिबंध आते हैं ना, उसकी कंडीशन ये दे रखी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या होनी चाहिए, 0। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे समान। किसी भी एलपीपी के मैक्सिमम और मिनिमम मान कब समान हो सकते हैं,
किसी भी एलपीपी के मैक्सिमम और मिनिमम मान तभी समान हो सकते हैं जब दोनों में कॉमन क्षेत्र या कॉमन रीजन जो है केवल एक पॉइंट आए। कितने पॉइंट आए? एक ही पॉइंट। भाई फिजिबल जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट हो। कितने पॉइंट हो? एक ही पॉइंट हो। तो उस केस के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम मान जो है वो कैसे हो जाएंगे? आपके समान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बोलो, समान हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला आपका क्षेत्र दे ही रखा है, कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले क्षेत्र का फॉर्मेशन कीजिए। कौन कौन सी अक्ष दे रखी है? बोलो, एक तो एक्स अक्ष है और दूसरी कौन सी अक्ष दे रखी है? बोलो, वाई अक्ष है। ठीक है भाई, पहली लाइन एक्स अक्ष पर y बराबर 0 लेंगे आप। जब y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा? 6। और y अक्ष पर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 6। तो ये कहां पर कट करेगा? 6 और 6 पर। तो यहां से आपका सपोज दैट ये पॉइंट है आपका 6 0 और यहां से ये वाला पॉइंट है आपका 0 6। ठीक है भाई, ये दोनों जगह यहाँ पे कट कर रहा है, तो इन दोनों को मिलाते हुए आपने क्या खींच दी? एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी? एक लाइन। ठीक है, अब इस लाइन की कंडीशन क्या दे रखी है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, यानी कि x प्लस वाई का मान किससे छोटा होगा? 6 से। अब फिर भी अगर आप भूल जाते हो कि इससे ऊपर बनाएं कि इससे नीचे बनाएं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट ले लेना। जैसे कौन सा पॉइंट है? 0 0। अब 0 0 रख के देख लो, 0 प्लस 0 0, और 0 की वैल्यू क्या 6 से छोटी होती है? क्या होती है? तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्षेत्र किधर की तरफ बनेगा? नीचे की ओर। लेकिन नीचे की ओर बनेगा, ऋणात्मक कंडीशन गिवन है कि एक्स और वाई दोनों कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो क्या कह दिया उन्होंने कि एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल 0 है, यानी इसका रीजन किधर की तरफ बना है? बोलो, नीचे की। इसका जो रीजन है यानी कि क्षेत्र है वो किधर की ओर बना है? बोलो, इसका नीचे की ओर बना है। ठीक है, बोलो, कोई समस्या? अब दूसरा समीकरण है x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है? बोलो, 3 है। अब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू 3 यानी x अक्षीय है आपकी, तो यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर x का मान कितना है? बोलो, 3। ठीक है, अब 3 या 3 से बड़ी, अबे 3 से बड़ी किधर आएगी? बोलो, 3 तो ये 3 से बड़ा मान किधर आएगा? इधर की साइड। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, ये तो कह रहा है कि नीचे की तरफ जाओ, और ये कह रहा है किधर जाओ? बाहर की तरफ जाओ। अभी तक इन दोनों में कॉमन क्षेत्र कौन सा है? ये कह रहा है कि नीचे की ओर जाओ, ये कह रहा है कि इधर की तरफ जाओ, तो इन दोनों में अभी ये ट्राइंगल वाला क्षेत्र कॉमन आया। ठीक है, ट्राइंगल वाला आ गया। फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल 3, अब y की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल 3। अब y का मान 3, अब y का मान 3 रखते हो, जैसे कि x का मान कितना लिया था अभी आपने? 3। जब x का मान 3 रख रहे हो उसमें, तो y का मान भी कितना आएगा? 3। यानी इस लाइन को यहीं से काट के जाएगा, इस लाइन को यहाँ से काट के जाएगा, तो इस लाइन को यहाँ से काट के जाएगा, तो यहाँ से अब हम बना देते हैं, ये गया आपका मान किसका? y का। y बराबर कितना है? 3। अब ये कह रहा है y का मान 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो y का मान 3 या 3 से बड़ा होगा, तो इसका रीजन किधर की तरफ जाएगा? बाहर की ओर। अभी तक मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आया था? ये वाला पूरा ट्राइंगल था। अब ये लाइन और बन गई, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब इन दोनों में, अब इन तीनों क्षेत्रों में कॉमन पॉइंट कौन सा बचा? केवल ये वाला बचा। कौन सा है ये? बोलो, 3 और 3। x का मान भी 3 और y का मान भी कितना है? 3। ठीक है, अभी तक ये बचा हुआ है। अभी हमारे पास चौथी लाइन और बची है। चौथी लाइन कौन सी है? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। तो x अक्ष पर y बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा? 3/2। अब 3/2, ये वाला पॉइंट कितना था? बोलो, 3 था। ये वाला पॉइंट कितना था? 3 था। तो 3/2 यानी इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2 और कितना हो जाएगा? 0। फिर उसके बाद y अक्ष पर x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ गया? 1। और ये कितना मान था? 0 और 3 था। ये कितना था? बोलो, 0 और 3 था। अब 1 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, तो ये आपका आ गया 1, 0 और 1। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर दीजिए लाइन को। ठीक है, अभी लाइन ड्रॉ हो जाती है, और उसने कहा है कि इसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो, तो क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की ओर? क्योंकि अगर मैं इसका एक इससे छोटा कोई पॉइंट ले लूँ 0 0, 0 प्लस 0 के 0 की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है क्या?
तो यानी कि क्षेत्र अंदर की तरफ ना बन के कहाँ बनेगा, बाहर की ओर। अब ये कह रहा है किसकी ओर जाओ, बाहर की ओर जाओ, ठीक है। अब देखो इसने कह दिया बाहर की ओर जाओ, ठीक है बाहर की ओर चले गए, और इसने कह दिया इधर की ओर जाओ, तो बाहर और इधर वाले में ये क्षेत्र कॉमन आया। ये कह रहा है अंदर की ओर आओ, तो ये क्षेत्र कॉमन बचा। फिर ये कह रहा है कि बाहर की ओर जाओ, तो बाहर की ओर जाओ तो केवल कौन सा क्षेत्र कॉमन बचता है, बोलो 3 3। नहीं आया समझ में, कौन सा क्षेत्र कॉमन बचता है, केवल 3 और 3। देखो इसने क्या कह दिया, इस वाली लाइन ने तो कह दिया आपसे, देखो ये लाइन थी पहली वाली लाइन, पहली वाली लाइन ने तो कह दिया किधर की तरफ जाओ, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर जा रहे हैं वापस से, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली लाइन है, इसने कह दिया कि अंदर की तरफ आओ, ठीक है। अब ये बाहर भेज रहा है और ये अंदर भेज रहा है, तो इन दोनों का कॉमन कौन सा चल रहा है, ये वाली लाइन, ये जो दिखाई दे रहा है ना। अब इन दोनों का कॉमन हो गया, ये कह रहा है बाहर जाओ, ये कह रहा है अंदर आओ, अभी तक इन दोनों में कॉमन ये रहा, ठीक है। फिर तीसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई ये वाली, ये कह रही कि फिर बाहर जाओ, तो अब इन तीनों में कॉमन, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो तीनों में कॉमन ये वाला रहा। लेकिन फिर चौथी कंडीशन और हो गई कि बाई की वैल्यू, कि ये भी कह रही कि बाहर जाओ, तो अभी तक फिर एक ही पॉइंट बचता है, कौन सा, ये वाला। इन तीनों में और फिर इस लाइन में एक ही पॉइंट बचता है कॉमन, कौन सा, ये वाला। इस पॉइंट को दे देते हैं हम नाम, सपोज डेट ए, ठीक है। तो इस सुसंगत हल क्षेत्र में, इस सुसंगत हल क्षेत्र में केवल और केवल एक बिंदु कॉमन है, केवल और केवल कितने पॉइंट कॉमन है, एक बिंदु कॉमन है। तो इस सुसंगत हल क्षेत्र में केवल एक बिंदु कॉमन है, और एक बिंदु कॉमन होने के कारण इसी पर मैक्सिमम मिलेगा और इसी पर मिनिमम मिलेगा, कोई अन्य एक्सट्रीम पॉइंट है नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन में, सुसंगत हल क्षेत्र में, फिजिबल सॉल्यूशन में सुसंगत हल क्षेत्र में केवल एक बिंदु ओवेनिस्ट है, केवल कितने बिंदु, एक बिंदु, कौन सा है बोलो, एक बिंदु है केवल, कौन सा है बोलो, ए, कौन सा है बोलो, 3 3, कैसा है, कॉमन है यानी ओवेनिस्ट है, जिस पर मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे होंगे, समान हो। अगर कॉमन रीजन में केवल एक ही पॉइंट आ जाए तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे होंगे, समान होंगे। देयरफॉर मैक्सिमम जेड बराबर हो जाएगा किसके, मिनिमम जेड के। हाँ जी, फंक्शन क्या था बोलो, 5x + 3y, कितना था, 5x + 3y। हाँ जी, x का मान बोलिए कितना था, 3, और y का मान कितना था, 3, कितना हो गया, 24 आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ से इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें तो एक रिजल्ट ये था कौन सा रिजल्ट था, किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में अगर मिनिमम मान संभव है तो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मान संभव हो। दूसरा रिजल्ट ये बन गया, किसी एलपीपी के मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, जब दोनों में कॉमन रीजन में केवल और केवल एक बिंदु बनिष्ठ आए। केवल कितने बिंदु बनिष्ठ आए, एक बिंदु बनिष्ठ आए, तो हमारे पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। आगे समझ में, वो कल हो गई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो कंटिन्यूस चल रहा था। तो लैब तो चल रहा होगा वैसे, तो परसों तो चला होगा, तो सैटरडे को चला होगा, कल जरूरत थी, कल ही नहीं चला तो। नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, सर थे नहीं, बना लो ना। किसको, हाँ सभी की प्रॉब्लम हो गई थी, वो एरर ही आ गया था वो। अब ठीक है, रिकॉर्डिंग डल गई होगी ना, हाँ डल गई होगी। वो जाना, नीचे जाना थोड़ा, क्या नाम है, सर से ये पूछ के उस सीट कितनी देर में आ जाएगी है। छोटा करें,
ये सब सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है और जेपीएच की किताब के लगातार 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें रिमार्क लगा हुआ, टिप्पणी लिखी हुई है। लेकिन इस बार जेपीएच की किताबों से नहीं थे, गोगुरु सैनी की किताब से भी नहीं था। इसको there only one point common in feasible region, therefore maximum z equals to minimum z, feasible solution, feasible solution फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल से ही ऑप्टिमल बनता है, कल आप आए नहीं थे शायद, फिजिबल सॉल्यूशन से ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है। कि फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो, उस एक्सट्रीम पॉइंट्स में से ही हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ये जो कट पॉइंट्स आते हैं ना ये वाले, इन्हीं को चरम बिंदु बोलते हैं। लेकिन सब कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। भाई ये तो कह रहा है, ये वाली लाइन कह रही है बाहर की तरफ जाओ, ठीक है, बाहर भेज दिया आपने। ये वाली कह रही है बाहर की तरफ जाओ, और ये जो ऊपर वाली आ रही है ये कह रही है अंदर की तरफ जाओ। अभी दोनों में कॉमन यहाँ से लगा के यहाँ तक बचा, ठीक है, अब यहाँ तक बचा। लेकिन तीसरी बैरर ये लग गया, इसने कह दिया कि नहीं बाहर की तरफ जाओ। अब तीनों कंडीशन तो ये वाला रीजन छूट गया, अब ये वाला बचा ट्राइंगल वाला, ठीक है। लेकिन उसने चौथे ने ये कह दिया कि ये भी कह रही है बाई बारी की ये भी बाहर की तरफ जाओ, तो इसमें केवल ये बाहर की तरफ जाओ, ये कह रहा है अंदर की तरफ जाओ, ये कह रहा है अंदर की तरफ जाओ, तो केवल एक ही पॉइंट बचा, ये वाला बचा कॉमन रीजन में। और ये कॉमन रीजन में एक ही पॉइंट बचा, तो इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3 और 3। अब कॉमन रीजन में यानी कि फिजिबल क्षेत्र के अंदर केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन बचता है, तो उसी पर मैक्सिमम मिलेगा और उसी पर मिनिमम मिलेगा। दोनों एक ही पॉइंट है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए थे कल आप आए थे कि क्लास में, अब उसमें जैसे कि हमने कल कॉमन रीजन निकाला था, ठीक है। अब कॉमन रीजन हमारा कुछ इस प्रकार चल रहा था, ठीक है, केवल एक एक्सट्रीम पॉइंट था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बहुत भीतर अंदर जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट वाले बढ़ते चले जाते हैं, तो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, तो ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक ही एक्सट्रीम पॉइंट था, तो इस पे मिनिमम निकलेगा, नीचे से तो बाउंड होता ही हमेशा, ठीक है। अगर रीजन हमारे पास इस प्रकार होता, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, ये बाउंड वाला रीजन होता। अब 5 पॉइंट्स पे देख रहे हो, अब ये पूरा कॉमन रीजन हो गया, इतना फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट है 5, 1 2 3 4 5, इन पांचों ऊपर जेड का मान निकाल के देखते हैं, जिसपे मैक्सिमम आ जाएगा वो मैक्सिमम जेड देगा, और जिसपे मिनिमम आ जाएगा वो मिनिमम जेड देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वाले क्षेत्र के अंदर केवल एक ही पॉइंट कॉमन निकला है, 3 और 3। अब 3 और 3, तो इस पे एक ही वैल्यू निकलेगी, चाहे उसे मैक्सिमम मानो चाहे वो मिनिमम मानो। तो मैक्सिमम और मिनिमम मान सेम होंगे किस केस के अंदर, अगर फिजिबल रीजन के अंदर केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, 9.5 पे, ठीक है, केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिजल्ट बना सकते हो। सर एक बार वो नीचे वाला दिखाना है, इसमें जो मिनिमम पॉइंट हमारा कम निकला था ना 5/4, तो लेकिन जरूरी नहीं कि मिनिमम एग्जिस्ट करे, मिनिमम तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल। वाले केस में सर मिनिमम और मैक्सिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो अपर भी एक और केस हम लोग करके चलते हैं ना, z इज इक्वल टू जो z की वैल्यू है ऑब्जेक्टिव उसको लेस करेंगे मिनिमम से। और एक केस और होता है उसमें क्या डॉटेड लाइन चाहिए, तो डॉटेड लाइन एरिया के अंदर से जा रही है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मिनिमम, और अगर ये बाहर से जाएगी तो ही एग्जिस्ट करेगा। नहीं, उसमें क्या होता है जैसे कि एक्सट्रीम पॉइंट्स 2 पॉइंट्स पे आ जाते हैं,
जैसे एक और हो जाता है यहाँ पर, एक और एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है, इस पर वैल्यू और इस पर वैल्यू दोनों पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उस केस में इस बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देंगे, सभी के सभी ऑप्टिमम। मिनिमम एक ही पॉइंट पे, हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी पर एग्जिस्ट भी करे, मिनिमम क्या पता मिनिमम भी एग्जिस्ट ना, ये चीज तो है तो अंदर ही ना, अगर ये बाहर जाता तो एग्जिट नहीं करता। किसका? देखो एक्सट्रीम पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो मिनिमम एग्जिट करेगा। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट आपका इस प्रकार ना आकर इस प्रकार आ जाता, जैसे कि ये वाला पॉइंट इस प्रकार चला जाता, अब इन दोनों का कॉमन रीजन तो ये हो जाता, ठीक है। अब कॉमन रीजन हो जाता तो इसके अंदर देखो एक पॉइंट ये बचता और एक पॉइंट ये बचता, यहाँ भी दो पॉइंट आ जाते, या तो इस पे मिनिमम होता या फिर इस पे मिनिमम होता, तो मिनिमम एग्जिट करता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर फिजिबल रीजन के अंदर, अगर फिजिबल रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं है या फिजिबल रीजन ही नहीं मिल पा रहा आपको, तो फिर उस केस के अंदर ना तो मैक्सिमम एग्जिट करेगा ना ही फिर मिनिमम एग्जिट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हमारे पास क्षेत्र इस प्रकार होता, एक लाइन तो ये होती, ये कह रही है कि नीचे की तरफ जाओ, किधर की तरफ जाओ, नीचे। एक लाइन ये होती, ये कहती कि ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। अब दोनों में बताओ कॉमन रीजन क्या है? एक भी पॉइंट नहीं है, तो यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट ना हो। जब फिजिबल सॉल्यूशन में कोई पॉइंट नहीं है तो फिर क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिट करेगा? क्या नहीं करेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है फिजिबल सॉल्यूशन के एक्सट्रीम पॉइंट्स ही तो होते हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है या फिर मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। इस कारण अगर कॉमन रीजन नहीं है तो अभी मैंने एक टाइप का क्वेश्चन कराया था कल कि अगर कोई भी नीचे से परिबद्ध है लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो मिनिमम वैल्यू तो एग्जिट करेगी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या नहीं करती है? एग्जिट नहीं करती है। पहला टाइप था। दूसरा टाइप अभी हम ये करा रहे थे कि यदि कॉमन रीजन में कितने पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम मान समान हो सकते हैं। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है? बना के देता है। क्वेश्चन देगा निम्न में से सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्य दे देगा या सत्य दे देगा, कुछ भी दे सकता है। पहला पॉइंट, किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या यानी किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम और मिनिमम समान हो सकते हैं। असत्य पूछता तो पहली बात सही है कि भाई समान हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन, किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में अगर मिनिमम मान संभव है तो क्या मैक्सिमम मान हमेशा संभव होगा? हमेशा लगा दिया तो यह असत्य हो गया। तीसरा है, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में मैक्सिमम मान संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम मान संभव होगा, तो ये सत्य है। और चौथा पॉइंट एग्जामिनर दे देता है, यदि किसी फिजिबल रीजन में यदि किसी फिजिबल रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो उस केस के अंदर इष्टतमल विद्यमान नहीं होगा, तो ये भी कैसा है? सही है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो उस हिसाब से एग्जामिनर क्या बना के क्वेश्चन देता है, जब बना के देता है तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिख लिया आपने, सभी ने लिख लिया ना? अब इसमें नोट डाल लो। किसी एलपीपी यानी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, किसी एलपीपी के मैक्सिमम व मिनिमम मान समान हो सकते हैं। मैक्सिमम व मिनिमम मान समान हो सकते हैं यदि फिजिबल रीजन में सुसंगत क्षेत्र में किसी एलपीपी के मैक्सिमम व मिनिमम मान समान हो सकते हैं यदि फिजिबल रीजन यानी सुसंगत क्षेत्र में केवल एक बिंदु ओवेनिस्ट हो यानी कॉमन हो। फिजिबल रीजन में यानी सुसंगत क्षेत्र में केवल एक बिंदु, ओनली वन पॉइंट ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए
इष्टतमल विद्यमान नहीं है। लिखो निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी के लिए इष्टतमल विद्यमान नहीं है। जैसे कि इष्टतम जेड एग्जामिनर दे देता ऑप्टिमाइज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 7 तथा x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0। बोलो x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0। बताइए निम्न एलपीपी के लिए इष्टतमल नहीं है। इष्टतम जेड बराबर एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 7 तथा x और y ग्रेटर देन इक्वल 0। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन और थर्ड आपकी जो होती है ऋणोत्तर प्रतिबंध या फिर नॉन नेगेटिव कंडीशंस। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमारे पास 3 कंडीशंस गिवन है और सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कॉमन रीजन। इधर की साइड एक्स एक्सिस और इधर की साइड वाई एक्सिस। ठीक है हाँ जी। एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2x इक्वल टू 6 है तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 तो ये आएगा आपके पास 3 0 3। हाँ जी वाई अक्ष पर x बराबर 0 तो कितना आएगा 3 दूनी 6 तो 0 2 हो जाएगा। हाँ जी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू किससे छोटी है 6 से तो क्षेत्र किधर की तरफ बनेगा अंदर की ओर बन जाए। ठीक है। अब दूसरी जो एक्सिस है इस पर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी कितना आएगा 7। दोनों आएंगे आपके पास 7 और 7 ये आएगा 7 0 और ये आएगा आपके पास कितना 0 7। अब इन दोनों को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन ये कह रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू किससे बड़ी हो 7 या 7 से बड़ी हो तो क्षेत्र किधर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ दोनों में कोई कॉमन रीजन है क्या। तो सुसंगत हल क्षेत्रीय प्राप्त नहीं होगा। जब सुसंगत हल क्षेत्रीय प्राप्त नहीं होगा तो इष्टतमल तो हम किस पे निकालें तो इष्टतमल भी विद्यमान नहीं होगा। ठीक है भाई। 2 मजदूर लगा दिए। क्या लगा दिए मजदूर। कुर्सी और टेबल के व्यापारी हो तुम। अब मजदूर लगा दिए एरोप्लेन बनावे वाले तो कुर्सी टेबल बना देंगे का। अब जबरदस्ती जैसे जैसे मान के चलो तुम कहीं काम ना मिले और कहीं काम मांग भी जाओ और कुर्सी टेबल वाली दुकान पे पहुंच जाओ बन के हम भी बना देंगे कुर्सी टेबल साहब काम तो दो बन के वो हमारा 6 घंटा में बना रहा हूँ सब मैं 7 में बना दूंगा और कम पैसा में बना दूंगा या 5 घंटे में बना दूंगा कम पैसा में। चाहे तुम पे बनाना ना आवे ठेका ले लियो तुमने तो बना पाएंगे का। सुबह से संजय आ जाएगी 20 घंटा बीत जाएंगे 30 बीत जाएंगे पर कॉमन रीजन ही ना मिलेगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। लाभ तो मैंने कमा लियो लाभ कहाँ से मिल जाएगा उसको प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। अजी इष्टतम जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 7। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ ओवेनिस्ट सुसंगत तल क्षेत्र नहीं है कॉमन फिजिबल रीजन नहीं है। क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पर सुसंगत तल क्षेत्र नहीं है ओवेनिस्ट सुसंगत तल क्षेत्र नहीं है तो दिस इंप्लाइज इष्टतमल विद्यमान नहीं है यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम मान संभव नहीं है। अब एक रिजल्ट फिर से यहां से बना लो नोट लगाकर। अब भाई किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के
ऐसी रैखिक प्रोग्राम समस्या बन सकती है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम मान दोनों ही संभव ना हो, तो आपका उत्तर होगा हाँ भाई, इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, ना तो मैक्सिमम मिल रहा ना मिनिमम मिल रहा, क्योंकि कॉमन रीजन ही नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा अब हमारे पास नोट लगाकर, हो तो सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों तो समान हुए, तो मैक्सिमम अगर एक ही पॉइंट कॉमन है तब तो मैक्सिमम और मिनिमम मान हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे। लेकिन एक पॉइंट कॉमन ना, एक से ज्यादा पॉइंट है, तो मैक्सिमम और मिनिमम मान दोनों अलग अलग आएंगे। पर अंतर ही कह रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम में, यानी एक पॉइंट कॉमन होगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ई मैक्सिमम है ई मिनिमम है। हाँ बोल दे बोल दे। हाँ रैखिक अरे आवाज नहीं पे, रैखिक प्रोग्राम समस्या दे रखी है, फिर 5x+7y, ठीक है 5x+7y और x+y, हाँ अब वो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ x 2x है, हाँ ठीक है 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है हाँ वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है x ग्रेटर देन इक्वल 3 और y ग्रेटर देन इक्वल 3 और x और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब इसकी क्या पूछा है इसमें, तो सदैव न्यूनतम होगा जरूरी है का, अधिकतम भी तो है, सदैव अधिकतम होगा क्या, न्यूनतम भी तो है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या था, अनंत तो हो नहीं सकता क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या होगा, न्यूनतम और अधिकतम दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन 4 देंगे। ठीक है यही तो क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का ही तो होगा, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ना। लिख लिया ना, अब ये लिख लिया, लिखो इसमें, इस वाले में नोट लिखो, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में या एलपीपी में, शॉर्ट में लिख लो, यदि किसी एलपीपी में सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान ना हो, कॉमन रीजन एग्जिट ना करे, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान ना हो, तो समस्या का, यानी जो भी प्रॉब्लम है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो समस्या का ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, तो समस्या का ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम मान प्राप्त किया जा सकता है, समस्या का ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम मान प्राप्त किया जा सकता है। कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप के हो गए, 14 टाइप का क्वेश्चन लिखो, स्वयं सॉल्व करेंगे आप। मैक्सिमम z इक्वल टू 3x प्लस 5y, सब्जेक्ट टू द कंडीशन x+2y लेस देन इक्वल और x+y तथा x और y ग्रेटर देन इक्वल 0। सॉल्यूशन करो भाई इसका, सॉल्यूशन करो इसका, मैक्सिमम मान निकाल के बताओ क्या होगा, मैक्सिमम में दे रखा है, अब इसका मैक्सिमम मान निकाल के बताओ क्या होगा। समय आपको मिलता है 30 सेकंड का, एग्जाम पेपर में बैठे हो तुम कि घर में बैठे, टेबल पे बैठे हैं, ऑप्शन दे देते तो जल्दी कर लेते हैं। चलो ऑप्शन दे देंगे आपको,
ऑप्शन दे देते हैं 4500, 5500, 5400, 3000। और वो कंडीशन इनको भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऑप्शन तो जो तो 4500, 5500, एक 5600 कर देते हैं, एक 5400 कर देते हैं, और 5600 भी कर देते हैं एक, इससे फिर मैक्सिमम लगाने में आसानी रहे। 55। रबर किया करो। मैंने ये बता ये पूछा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये हम्म, डॉटेड लाइन में से बताना था, इससे निकाल सकते हो तो हमें ये वाली चीज पूछना। जैसे मिनिमम मैक्सिमम बताएगा ना फाइनल अनबाउंडेड में, ये क्या डॉटेड से बताता है। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। इसमें नहीं होगा ना, तीन चीज आ गई ना, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, दूसरे वाले में बताता हूँ। हाँ, अजय लिख लिया ना, आवाज नहीं करेंगे भाई। देखो 17, 17, 17 देख लेना, और इस पे क्या मैक्सिमम जेड, ये वाला। हाँ मैं समझ गया आपकी दोनों बातें समझ गया। उस वाले की टर्म कंडीशन देखनी पड़ती है ना। अजय आवाज नहीं। ये एक्स, और ये कौन सी अक्ष, वाई, ठीक है। एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2000, और यहाँ पर वाई अक्ष पर एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगी 1000, ठीक है भाई। ये आवाज कौन कर रहा है भाई? ठीक है भाई, कोई समस्या? अब देखो एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर भी 1500 और वाई बराबर भी 1500, ठीक है भाई। ये आएगा 0, आवाज नहीं करेंगे भाई। और भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 1500, ठीक है भाई। ये कह रहा है दोनों ही लेस देन की कंडीशन है। हाजी, ये जा रहा है अंदर की ओर, और ये भी जा रहा है। अब इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है ये वाले आए, एक इन दोनों का क्रॉस पॉइंट आया है, ये वाला। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, भाई दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस बाई बचेगा, तो 2000 माइनस 1500, 500 बचेगा। तो बाई की वैल्यू तो आ गई 500, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1000। 500 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का मान तो हो जाता है आपके पास कितना, और y का मान हो जाता है कितना, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट तो
ये वाला है आपका O। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है ये आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, इस यानी ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0। एक पॉइंट आपका A ये है, एक पॉइंट है V और एक पॉइंट है आपका C। इसके कोऑर्डिनेट कितने आए थे बोलो? ठीक है, एक पॉइंट आपका ये वाला था C। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट बचे हैं, तो कॉमन रीजन बोलो इसमें ओवेनिस क्षेत्र, ओवेनिस्ट क्षेत्र ये आता है आपके पास OAVC है। ओवेनिस्ट क्षेत्र जो है आपका है OABC। अब देखो इधर की साइड में तो हम लिख देते हैं बिंदु और इधर की साइड में लिख देते हैं जड़ का मान, और जड़ बराबर कितना दे रखा था बोलो? 3x + 5y। पहला पॉइंट था O जिसके कोऑर्डिनेट थे 0 0। अब जड़ का मान देखो, x का मान 0 रखो, y का मान 0, कितना आएगा? दूसरा पॉइंट था A जिसके कोऑर्डिनेट बोलो कितने थे? 1500 और 0। अजय इसमें रख दीजिए z बराबर, ये 0 हो जाएगा, 4500 हो जाता है। दूसरा पॉइंट था B जिसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास कितने? अजी z का मान बोलो, ये सीधा 3000 हो गया, ये 2500 ये हो गया, और लास्ट और आखिरी पॉइंट था आपका कौन सा? C जिसके जो कोऑर्डिनेट थे वो 0 1000 थे। ठीक है, इस पे कितना आया बोलो? 5000। अबे इसमें बताओ मैक्सिमम मान कितना है? तो मैक्सिमम जेड बराबर कितना है यहाँ पर? और मिनिमम पूछता तो कितना होता? मैक्सिमम जेड बराबर कितना है? 5500 है। जहाँ एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है? एक्स बराबर तो है 1000, और वाई का जो मान है वो कितना है बोलो? ठीक है भाई, अब इसमें लिखेंगे हाँ जी, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या में ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें ऑप्शन से तो खैर इसमें तो पॉइंट ही निकाल के देखने पड़ते। ऑप्शंस देता है कि एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम मान इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। अगर पॉइंट देता है एग्जामिनर, जैसे 4 पॉइंट दे देता, 4 पॉइंट दे देता कि इस पे मैक्सिमम है कि इस पे, तो हम सीधी वैल्यू रख देते जेड में। जेड में वैल्यू रखने से पहले जेड में रख के देख लेते किस पे मैक्सिमम आ रहा है, और जिस पे मैक्सिमम जैसे 5500 आ रहा है 1000 और 500 पे, फिर हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आप देख रहे हो ना 1000 और 500 जो है इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले तो देखो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, 1000 और 500 दोनों कैसे पॉजिटिव। फिर देखो अगर मैं 1000 और 500 पहले समीकरण में रखूं, 1000 और ये हो जाएगा आपके पास, ये भी 1000 हो जाएगा, कितना हो गया? 2000। क्या 2000 के बराबर होता है? क्या होता है? ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। फिर इसमें रखो दूसरे में 1000 + 500 कितना हो गया? 1500। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एग्जामिनर क्या करता है कि भाई निम्न में से मैक्सिमम जेड किस बिंदु पर प्राप्त होगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर। तो हम चारों ऑप्शंस को कहाँ रख लेंगे? इसमें रख के देख लेते हैं। जिसपे मैक्सिमम होगा, जैसे 5500 मिला, 5500 इस पे मिला, लेकिन ये दोनों वैल्यू हमें इन इक्वेशंस में रख के देखनी पड़ेंगे। इन इक्वालिटीज को, यानी असमीकरणों को या इन समीकरणों को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या 0 और 1000 इनको संतुष्ट कर रहा है? क्या करेगा? जब तो सुसंगत तल क्षेत्र के पॉइंट है 0 और 1000। देखो 0 रखो और 1000 रखो तो कितने को? 2000। 2000 की वैल्यू 2000 के बराबर।
अब यहाँ रखो 0 और यहाँ 1000, तो 1000 बताओ 1500 से छोटा होता है कि नहीं होता है? तो सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। ये सभी की सभी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सेटिस्फाई में से हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट उठाना पड़ता है जो मैक्सिमम देगा अगर मैक्सिमम में दिया है, या जो मिनिमम देगा अगर मिनिमम में दिया हुआ है। लिखो, इसमें नोट डालो, इसे लिख लो, फिर इसके बाद एक नोट डाल लो। कॉन्वेक्स सेट का क्वेश्चन था ना इस बार भी, कॉन्वेक्स सेट का इस बार भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका इस पे भी था, है? वो था बड़ा वाला जो था, एलपीपी नहीं बनी थी उसकी। हाँ, एलपीपी नहीं बनी थी उसकी। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? इसमें लिखो, यदि किसी एलपीपी में, नोट डाल के लिखो, ये सॉल्यूशन तो हो गया ना इसका। यदि किसी एलपीपी में मैक्सिमम मान संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम मान संभव होगा। यदि किसी एलपीपी में, यानी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में, मैक्सिमम मान संभव है तो हमेशा उसका मिनिमम मान संभव होगा। तो हमेशा उसका कैसा मान संभव होगा? मिनिमम मान संभव होगा। ठीक है भाई, तो हमेशा उसका मिनिमम मान क्या होगा? संभव होगा। तो हमेशा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है भाई, अमुक समुच्चय या उत्तल समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट। क्या चीज? अवमुख, अवमुख या कॉन्वेक्स सेट। तो रही क्लास से डिस्टरबेंस कौन सा कर रहा है? अबे क्या दिक्कत है छोरा? ओ छोरा, क्या दिक्कत है? नहीं, आवाज नहीं करेंगे भाई। और आप समझदार बच्चे हो, समझदार वाली आवाज करते हैं तो फिर रहने वाले भविष्य के मास्टर हो, फ्यूचर के, ऐसा के कुछ प्रेजेंट के भी हों, पढ़ाते भी हों, तो वो चीज़ें ध्यान रखा करो। और फिर टीचिंग मेथड पढ़ते ही हो तो भाई शोर नहीं करना चाहिए। शोर हो सकता है कि अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस वाले के लिए शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पढ़ने के उद्देश्य से ना बैठे हो, बगल वाला पढ़ने के उद्देश्य से बैठा हो। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन नहीं तो दूसरे की सिचुएशन समझो और स्थिति इनको विशेषकर ध्यान रखो। अमुक समुच्चय, ठीक है, इसकी दो परिभाषाएं होती हैं। एक तो ज्यामिति वाली, जियोमेट्रिकल, ठीक है, और एक होती है आपकी मैथमेटिकल, यानी कि गणितीय परिभाषा। एक तो होती है गणितीय परिभाषा और एक होती है आपकी ज्यामितीय परिभाषा। दो डेफिनेशन होती है। और हमें जब भी कॉन्वेक्स सेट का क्वेश्चन करना है तो वो हम करेंगे केवल और केवल कौन सी डेफिनेशन से? ज्यामिति वाली से। गणितीय से तो हमें काफी टाइम लग जाता है, और काफी टाइम लग जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब गणितीय परिभाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि एक बार तो सीधे ही हमसे गणितीय परिभाषा पूछी गई है, एक बार। और ऐसे ही कोई सी भी साल लगभग नहीं जाती जहाँ से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो जहाँ से अमुक समुच्चय का एक क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, और इससे पहले अगर हम बात करें, इस टाइप का एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में कंटिन्यूअस आया है, लेकिन इस वर्ष जो है ग्राफ का क्वेश्चन ना पूछकर
एग्जामिनर ने सीधे एलपीपी बनवाई थी, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह पूरी की पूरी सिलेबस में दे रखी है। तो इस बार केवल और केवल सीधे एलपीपी बनवाई थी। तो इस बार एलपीपी बनवा ली दोनों पेपरों में, संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में भी और यहाँ 2022 वाले में, दोनों में एलपीपी बनवा ली। अब जो पेपर होगा नेक्स्ट उसमें एलपीपी नहीं बनवाएगा, उद्देश्य फलन नहीं बनवाएगा, उसमें ग्राफिकल वाला ही क्वेश्चन आएगा, या फिर अमुक का दोबारा रिपीट हो सकता है, या फिर इसके बाद अगर अमुक का और इन दोनों का आ चुका है इस बार दोनों पेपरों में, तो अब क्या आएगा, आधारी हल वाला 100%। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन होगा आधारी हल, बेसिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अगर दो पेपर में लगातार क्वेश्चन रिपीट हो गया उसी टाइप का, तो अगला जो पेपर होगा उसमें रिपीटिशन 1% मान के चलो, 99% रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो। अब देखो यहां से हम बात कर रहे हैं किसकी, अमुक समुच्चय की, कॉन्वेक्स सेट की। ज्यामितीय व्याख्या की बात कर लेते हैं पहले। तो नॉर्मली कोई भी सेट अमुक होगा, कोई भी ये सेट है, और सेट क्या है, सपोज कीजिए डिस्क है, डिस्क, डिस्क तो जानते होंगे। ठीक है, अब ये कोई भी डिस्क है और इसको हमें अमुक प्रूव करना है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की शर्त ये होती है कि कोई भी दो पॉइंट लेंगे उस सेट के, ठीक है, उस सेट के कोई भी दो पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करा के लाइन सेगमेंट बनाओ, रेखाखंड। ठीक है, और उस रेखाखंड पर जैसे एक पॉइंट था x1 और एक पॉइंट था हमारे पास कौन सा, x2, इस रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट बनाओ, कौन सा, x3। वो x3 भी किस में होना चाहिए, सेट में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेट में। अगर ये पॉइंट x3 भी अगर आपका सेट में चला जाता है तो उस केस में ये जो है वो क्या कहलाएगा, अमुक कहलाएगा। मैंने क्या कहा, उस सेट के कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट बनाएंगे, यानी कि रेखाखंड बनाएंगे। रेखाखंड पर जितने भी बिंदु हैं वो सभी की सभी किस में जाने चाहिए, सेट में जाने चाहिए। किस में जाने चाहिए, सेट में। अगर एक भी पॉइंट सेट में नहीं जाता है, या एक ऐसा रेखाखंड बना पाते हो आप जिस पर कुछ पॉइंट आपके सेट में नहीं जाते हैं, तो वो आपका अमुक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि सेट आपका इस शेप में होता, या कोई भी ज्यामिति दे रखी है इस शेप में, ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, बताओ अमुक है या नहीं है। अगर मैं पॉइंट एक यहाँ ले लूं और एक पॉइंट यहाँ ले लूं, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट जो तीसरा मैंने लिया, यहाँ लिया x3, क्या x3 सेट में जा रहा है क्या, जबकि लाइन सेगमेंट में यहाँ बनाता तो यहाँ के पॉइंट तो सभी के सभी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ ले लूँ, ऐसी स्थिति डेवलप कर दूँ कि ये वाला जो पॉइंट है सेट में नहीं जा रहा है, तो ये हमारा अमुक नहीं होगा। कोसेंट्रिक सर्किल, एरिया बिटवीन ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल, यानी कि संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का ओवेनिश क्षेत्र, और ये ओवेनिश क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, क्या ये अमुक है, क्या बोलो। इसके कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, अब दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद इस लाइन सेगमेंट पे एक तीसरा पॉइंट लिया x3, क्या इस सेट में है, क्या नहीं, इस सेट में नहीं है, तो ये अमुक नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चंस है, जैसे कि वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल, लगभग ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, फिर भी नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देता हूँ, तो 2D में पढ़ाएंगे तो वहां हमारी यूज होगी। जैसे कि वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। r इज द रेडियस, a एंड b आर द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। देखो ए बी जो है अजय, a और b कैसे पॉइंट होते हैं, सेंटर पॉइंट, और r क्या होती है इसकी, बोलो, रेडियस। तो इस केस में सर्किल की जो इक्वेशन होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर इस इक्वेशन को खोलें हम, खोलना तो आप जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आ जाएगा माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये इक्वेशन भी किसकी होती है, सर्किल की। अब सर्किल की इक्वेशन की विशेषताएं, सर्किल की इक्वेशन की क्या भाई विशेषताएं,
सबसे पहले देखो सर्किल की इक्वेशन की विशेषताएं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो समान होता है। अब गोला का समीकरण बनाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है, जेड कोऑर्डिनेट, तो वहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर वहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक भी कैसे होंगे, समान। तो 2D से 3D में पहुंचेंगे तो एक कोऑर्डिनेट हमें बढ़ाना होगा। जैसे वर्क हमारा सर्किल करेगा वहां गोला कर जाएगा काम, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक है वो हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। फिर इसमें बोलो किसका गुणांक है, एक्स का, या किसका है, वाई का। बताओ क्या एक्स वाई का गुणांक है क्या, कभी कहीं ये लिखा हुआ है कि 2xy या 5xy, इसमें कभी भी एक्स वाई का गुणांक नहीं होता। एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, ये जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ए का मान जीरो ले सकते हैं और बी का मान कितना ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल एक्स और वाई के गुणांक होते हैं और अचर पद प्रेजेंट होता है। कभी भी इसमें एक्स वाई का गुणांक प्रेजेंट नहीं होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। फिर दूसरा होता है हमारे पास दीर्घवृत्त का एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। ये कितनी होती है बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हो, प्लस के हो, किसके हो, प्लस के, दोनों के कोएफिशिएंट प्लस हो, लेकिन यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट जो वो अलग अलग हो, अगर सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्किल। क्या बन जाएगा, सर्किल। जैसे कि हमारे पास ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, किसकी इक्वेशन हो गई है, सर्किल की, जिसका सेंटर पॉइंट 0 0 है, रेडियस 1 है। ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की। लेकिन इक्वेशन इस प्रकार दे रखी होती 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1। अब देखो इनके जो गुणांक हैं वो अलग अलग हो गए, लेकिन चिन्ह दोनों का किसका है, प्लस का। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांकों का जो चिन्ह है, साइन है, वो प्लस का है। और ये कोएफिशिएंट कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो जाते हैं। और चिन्ह अगर प्लस का है तो ये इक्वेशन किसकी है बोलो, एलिप्स की, दीर्घवृत्त की है, दीर्घवृत्त की है। अगर इनमें से एक चिन्ह माइनस का हो जाए, कोई सा भी, तो क्या बनती है, अति परवलय, हाइपरबोला। क्या बनती है, हाइपरबोला। अब जैसे कि आपके पास होता, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगी, हाइपरबोला। क्या हो जाएगी, हाइपरबोला, यानी अति परवलय। जैसे कि होता माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 1, तो किसका समीकरण है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों के गुणांक अलग अलग हैं और एक के आगे क्या लग चुका है, माइनस लग चुका है, तो किसका समीकरण है, अति परवलय। किसका है, अति परवलय, हाइपरबोला का है। किसका है, हाइपरबोला। एक होता है परवलय, परवलय जैसे कि इस शेप में होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि x एक घात में है और y कितनी घात में है, 2 घात में, या एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 है भाई, x द्विघात में और y एक घात में। तो इस शेप में आपको एक परवलय मिल सकती है। अगर मैं इनको 2D से 3D में बना दूं तो 3D में जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे गोले का समीकरण लिखना होता है, जैसे वृत्त का लिखा था, अब गोला बनाना होता है आपको स्फीयर, और इसका सेंटर पॉइंट होता है आपका ए वी और क्या होता है सी, और जिसकी रेडियस कितनी है बोलो, आर है। जैसे वृत्त लिखा था वैसे ही अब हम गोला लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर और प्लस के जेड माइनस सी का स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, और इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है भाई। जब इसे खोलेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2by माइनस का 2cz प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब मुझे बताइए इसमें x का गुणांक है, y का है और z का है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक समान है, ठीक है। क्या इसमें कोई भी एक्स वाई का गुणज है क्या, क्या वाई जेड का है क्या, क्या जेड एक्स का है क्या, नहीं। ये गुणांक समान होते हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई भी गुणांक विद्यमान नहीं होता। अब ये 3 चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे लिखनी होती दीर्घवृत्तज, एलिप्स बताया था मैंने अभी 2D में, एक हो जाएगा एलिप्सॉइड, ऑइड शब्द जुड़ जाता है,
इलिप्सॉइड तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D में। अब 3D में हो जाता है तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर में 1। तीनों चिन्ह किसके, प्लस के। अब तीनों चिन्ह प्लस के हैं तो बन गई हमारी दीर्घवृत्तज, यानी कि इलिप्सॉइड। ऑइड शब्द लग गया 3D में। जैसे कि आपने सब्जी में जो आता है परमल, देखा है कभी, है ना, तो परमल की शेप, या फिर कभी खीरा वगैरह खाया हो तो उसकी शेप भी ऐसी होती है लगभग, लाइक एज ना खाओ तो बड़ो कर देंगे, जेड कोऑर्डिनेटर बढ़ा दो, का दिक्कत है इवन को। भिंडी देखे ऐसी खाई है तेने भिंडी, कैसी हो छोरा, क्या करेगा तू, कैसी तो ला कर दिखाइए, जब पता चलेगी हमें तो कैसी रे देसी और कैसी रे वैरायटी है भाई। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब जैसे कि एक टीचर ने लिखाया, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा था, जैसे 12th में तो हम मास्टर बनेंगे आगे चल के पढ़ाएंगे, तो एक टीचर पढ़ा रहा था, जैसे समझाने के लिए पढ़ा दिया होगा कि बच्चों को जब दीर्घवृत्त कही देखें कि बेटा जैसे ही सर्कल है, या यहाँ पे पकड़ो और या यहाँ पे पकड़ो और या थोड़ो से खींच दो, तो क्या बन जाएगा वो, दीर्घवृत्त। अब जैसे ही बोर्ड के एग्जाम हुए तो मैंने दीर्घवृत्त की परिभाषा का लिखो, सर्किल लो, उसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच देते और क्या बन जाता है, दीर्घवृत्त। अब ऐसे ही परवलय की बात चल रही थी कि भाई परवलय क्या होता है, तो मास्टर भाई समझाने के लिए बता देते हैं डायग्राम। अब बच्चा ऐसे ही लिख लेता है, क्योंकि 11th-12th में कैपेसिटी उतनी रहना है कि हमें रटना है, कहीं भूल ना जाए, आज याद है कल भूल ना जाए, उसको वहीं लिख लेते हैं, वही चीजें लिखी हमें। अब जैसे परवलय पढ़ाते हैं तो परवलय में जैसे उसका मुंह इस प्रकार ओपन होता है, तो टीचर पढ़ाता है भैया जैसे कुत्ता मुंह ऊपर को फाड़ कर रोवे ना, बातें कहें परवलय, बातें का कहें परवलय। तो अब बच्चा ना समझ रहे हैं तो कहते माँ कुत्ता को चित्र बना देखो, मोड़े ऊपर को फाड़ देखो, ये परवलय हाँ, तो वो चीज होती है, वो समझाने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। अब जैसे कि वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। अब इनमें से एक चिन्ह माइनस का हो जाए तो उसे बोलते हैं एक पृष्ठी अति परवलय, एक पृष्ठी, ठीक है। अगर दो चिन्ह माइनस के हो जाएं तो दो पृष्ठी अति परवलय। तो वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं, एक पृष्ठी और दो पृष्ठी वाले, केवल दीर्घवृत्त तक सिलेबस में पढ़ता है। अब देखो इसमें मैं अब कंडीशंस बताता हूँ, है ना। अब इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स होगा और कौन सा कॉन्वेक्स नहीं होगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा, डेफिनेशन। जैसे कि किसका समीकरण है बोलो, यानी कि इसे लिख सकते हो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, यही तो लिख सकते हो आप इसे। इसे क्या लिखोगे बोलो, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, जिसका सेंटर पॉइंट बोलो कितना है और रेडियस कितनी है 1। तो सेंटर पॉइंट 0 0 रेडियस 1 है, लेकिन उसने कहा है कि इस इक्वेशन को केवल वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे जो बराबर में कितना देते हैं 1। तो यानी कि केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट आएंगे। कौन से पॉइंट आएंगे, बाउंड्री पॉइंट। अब सर्कल के बाउंड्री पॉइंट आ रहे हैं, ना तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट है ना सर्कल के बाहर वाले पॉइंट है, तो केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट आते हैं। अब इन बाउंड्री पॉइंटों पर कोई दो पॉइंट लीजिए, एक तो ये ले लिया और एक ये पॉइंट लिया। अब लाइन सेगमेंट बनाए इनको जोड़कर। अब लाइन सेगमेंट बनाने के बाद इस पर एक पॉइंट है हमारा पास, कौन सा, x3। क्या x3 इस लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट है क्या, लाइन सेगमेंट पे तो है, लेकिन इस कॉमन रीजन में नहीं है, क्योंकि कॉमन रीजन में केवल ये बाउंड्री वाले पॉइंट आए। कौन से आए, बाउंड्री। तो ये अब हमारे पास क्या नहीं होगा, अमुक नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अब एग्जामिनर ऐसे दे दे, कैसे दे दे, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, यानी कि 1 रेडियस वाले भी आ जाएंगे और रेडियस 1 से कम वाले भी आ जाएंगे, 0 रेडियस तक के। अब इसका जो क्षेत्र है वो हो जाता है अब इसके अंदर वाला, क्या हो जाता है, पूरा की पूरा अंदर वाला। अब अंदर वाला हो गया तो अब इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लो, एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, इनको मिलाया
अब इस पे एक पॉइंट लिया, अब आपका x3 बोलो इस सेट के अंदर है या नहीं है? है। तो हमेशा जब भी लेस देन वाला केस आ जाए तो वो नॉर्मली केस में ज्यादातर क्या होता है, अम्मुख होता है। ठीक है भाई। अब जैसे कि ये हमारे पास होता 2x² प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 5, किसका समीकरण है? x² और वाई स्क्वायर का गुणांक समान नहीं है और प्लस के चिन्ह है, तो किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का। किसका है? दीर्घवृत्त का। लेकिन बराबर लगा हुआ है, और बराबर लगा हुआ तो केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट। कौन से पॉइंट? बाउंड्री। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे वो केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। और बाउंड्री पॉइंट पे कोई दो पॉइंट लो, उनको मिलाओ, और मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई तीसरा पॉइंट लो x3। क्या इस सेट में विद्यमान है क्या? नहीं है। लेकिन दीर्घवृत्त को हम ऐसा कर देते, कैसा? ऐसा लेस देन और लगा देते। अब इसके अंदर वाले भी हो गए, अब अंदर वाले भी हो गए, तो अब इस पे कोई भी दो पॉइंट लो और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बनाओ, रेखाखंड। तो लेस देन वाला भी होता, तो बाउंड्री मत लो ना, फिर हमें तो वो पॉइंट लेने ना, जैसे कि ये होता। ठीक है। अब इसमें क्या नहीं है बोलो? बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री से छोटा कोई भी पॉइंट लो, यहां ले लो, दूसरा यहां ले लो, मिलाओ मिलाओ, होगा ना? लेस देन वाला भी होगा और इक्वल वाला भी होगा। लेस देन इक्वल वाला होगा और ग्रेटर देन वाला नहीं होगा और बराबर वाला नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास समीकरण ऐसे होता, कैसे होता? x² प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 1। अब ये वृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है? वृत्त। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 रेडियस से बाहर वाले, तो बाहर वाला रीजन हो गया ये वाला। ठीक है। अब इस बाहर वाले रीजन में कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक यहां ले लिया और एक यहां ले लिया। अब इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बनाया, इस पे एक पॉइंट लिया x3। क्या इस सेट में है क्या? सेट के एलिमेंट तो केवल बाहर आ रहे हैं, इसके अंदर वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो ये आपका अम्मुख नहीं है। अब मुझे बताओ ये क्लासरूम अम्मुख है या नहीं है? खाली क्लासरूम, तुम ना बैठे हो मान के चलो, खाली क्लासरूम, केवल बॉल दे रखी है, नहीं दीवार दे रखी है, ये है खोखला, होलो जिसे बोलते हो आप। अब देखो एक पॉइंट या बाउंड्री पे ले लो, एक बाउंड्री पे ले लो, अब लाइन सेगमेंट बनाओ। उस पॉइंट यानी x3 जो होगा, क्या इसके अंदर है क्या? यानी कि मैंने कह दिया, घनाभ पढ़ा होगा कभी, घनाभ, क्यूबॉइड। और घनाभ भी दो प्रकार के, जैसे एक तो ब्रिक्स होती है, ईंट, ईंट कैसी होती है? ठोस होती है। और एक आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, माचिस जो आती है वो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है, खाली होती है, होलो होती है। अब माचिस की डिब्बी की बात करूं तो मैं पूछता हूं क्या अम्मुख है क्या? और ईंट की बात करूं क्या अम्मुख है क्या? अब ईंट पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, लेने के बाद लाइन सेगमेंट बनाओ गुजारता हुआ, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो ईंट के ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जैसे ये खोखली माचिस की डिबिया होती, अब इस पे एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट वहां लो, लाइन सेगमेंट बनाओ। अब इस लाइन सेगमेंट में बीच में हवा में पॉइंट आ रहे हैं, वो ना तो इस बाउंड्री का है ना वो उस बाउंड्री का है। तो अगर जहां भी खाली की बात आएगी, खोखले की बात आएगी, वहां पर वो कभी भी अम्मुख नहीं होगा। और जहां भी ठोस की बात आएगी तो वो क्या होगा? अम्मुख होगा। अब जैसे कि गोला, अब गोला है, गोला का समीकरण होता है हमारे पास x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। आज इसका सेंटर पॉइंट क्या है? 0 0 0। रेडियस कितनी है? 1। अब बराबर 1 है, बराबर 1 है तो कौन से पॉइंट आएंगे? केवल बाउंड्री, यानी कि बॉल हो गई। बॉल भी कैसी हो गई? खोखली हो गई। ठीक है भाई, जो गेंद हो गई आपकी वो कैसी हो गई? खोखली गेंद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अम्मुख होगा क्या, आपका उत्तर होगा तुरंत नहीं होगा। अगर इसको लेस देन इक्वल कर देता, ठोस हो गई वो, ठोस गोला बन गया। ठीक है, सॉलिड स्फीयर हो गया। अब सॉलिड स्फीयर हो गया तब भैया सॉलिड स्फीयर पे तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, लाइन सेगमेंट बनाओ, वो उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब देखो जैसे ये होलो स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, कोई भी दो पॉइंट लो, ये जो x3 है वो गोला के अंदर से गुजरेगा, और गोले के अंदर से गुजरेगा तो गोले के अंदर का प्रत्येक पॉइंट पहले से उसमें समाहित है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका अम्मुख बन जाएगा। क्या बन जाता है? अम्मुख बन जाता है। बोलो कोई समस्या? अब मुख की जहां भी बात आएगी लेस देन देख लो, वो अम्मुख होगा, या ठोस होगा तो अम्मुख होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे अम्मुख समुच्चय की, कॉन्वेक्स साइड की।
अमुक को बोलते हो आप उत्तल समुच्चय, इसको बोलते हो आप कॉन्वेक्स सेट। हाँ जी, सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसकी ज्यामिति परिभाषा, जियोमेट्रिकल डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे कोई भी समुच्चय S, एनी सबसेट S इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स सेट। लिखिए, कोई समुच्चय S अमुक समुच्चय कहलाता है यदि S के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः किस में विद्यमान हो, S में ही विद्यमान। ठीक है भाई, ज्यामिति परिभाषा, समुच्चय S, कोई भी समुच्चय S अमुक समुच्चय कहलाता है यदि किसके, S के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग लाइन सेगमेंट वाला रेखाखंड कंटेंट करे पूरी तरीके से किसमें, सेट में। मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः यानी कंप्लीटली, ऐसा नहीं कि एक आध हिस्सा उसका बाहर चला जाए, पूर्णतः कहां पे एग्जिट करे, S में विद्यमान। पूर्णतः कहां पर विद्यमान हो, S में विद्यमान। ठीक है भाई, ये तो ज्यामिति परिभाषा होती है, और एक होती है आपकी गणितीय परिभाषा। ये सेकंड ग्रेड में आ चुकी है 2010 के पेपर में, यानी 11 के पेपर में। दो 2010 या 11 का पेपर है सेकंड ग्रेड में, ये सीधी आ चुकी है, और रिजल्ट तो एक दो तीन बार, मतलब अमुक पे तो हर वर्ष क्वेश्चन था इसका। ठीक है, गणितीय परिभाषा। हाँ जी, इसको, इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो, जैसे कि लाइन सेगमेंट लिख लो, कंप्लीटली कंटेंट करेगा किसमें, S में। जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ S, हाँ लाइन सेगमेंट रेखाखंड कंप्लीटली कंटेंट इन S, एनी लाइन सेगमेंट joining two point of S completely contained in S, in this case S is called convex set। हाँ जी, S, हाँ जी आवाज नहीं भाई, S क्या होगा, अमुक होगा। हाँ भाई, दीर्घवृत्त 2 डायमेंशन होता है कि 3 डायमेंशन, यानी कि एलिप्स जो है 2D में होता है कि 3D में, और सर्किल 2D या 3D, स्फीयर और एलिप्सॉइड 3D। ठीक है, पैराबोला 2D और पैराबोलॉइड 3D। ठीक है, आपने देखा होगा पैराबोलॉइड, ये पैराबोला है, अब 3D और लग जाए, जेड कोऑर्डिनेट और आ जाए, पैराबोलॉइड बाउल बनता है ना एक प्रकार से। ठीक है, हाँ ये तो खोखला ही रहेगा, लेस देन इक्वल लग जाएगा तो फिर इसके अंदर वाला भी पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा मूवियों में देखते होंगे, अब तो खैर नई प्रकार की मूवी आने लग गई, पुरानी मूवियों में आपने देखा होगा कि भाई 10 मंजिल पर से कोई व्यक्ति गिर जाता है, तब उसकी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई, अब तक तो वो 3D में, लेकिन जब उसकी बॉडी को उठा के ले जाते हैं तो सफेद पाउडर से एक आकृति बना दी जाती है। तो जो सफेद पाउडर से जो आकृति बनी हुई है वो 2D में, कि उसमें कि उसकी जो मोटाई है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई।
तो सफेद पाउडर वाली आकृति जो बनी हुई है वो समतल में बनाई गई है, वो 2D में, लेकिन स्ट्रक्चर जब तक उसकी बॉडी का पड़ा हुआ है तो उसकी मोटाई भी होती है, तो वो किसमें 3D में। तो वो 3D में अगर हम बात करते हैं, जैसे सड़क पे कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है, अब ठीक है तुमने स्फीयर देखा है, स्फीयर को बता देते हो, दीर्घवृत्त देखा, दीर्घवृत्त को बता देते हो, लेकिन पत्थर का क्या नाम दें? जैसे कोई सड़क पे पत्थर पड़ा हुआ तो उसे कहते हैं सांकवच, सांकवच यानी कि कॉइनकॉइड्स, ठीक है। लेकिन 2D में अगर सांकव को हम काट दें, जैसे पत्थर को ऐसे काट देते हो आप, जैसे इस शेप का, तो इसे कह देंगे अब हम सांकव। क्या कह दोगे? सांकव। जा शब्द लग जाता है तो 3D में, और जा शब्द हट जाता है तो 2D में, यानी उसकी मोटाई हट जाती है। तो 2D में इस प्रकार की कोई भी आकृति बना के दे दे तो वो सांकव मानी जाएगी, और 3D में कोई भी आकृति दे दे, स्फीयर, कौन सिलेंडर या कोई भी अदर दे दे इनके अतिरिक्त जिनको आप नहीं जानते, तो वो क्या माना जाएगा? सांकवच यानी कॉइनकॉइड्स, और इसको क्या मानते हो आप? कॉनिक मानते हो, ठीक है भाई, सांकव मानते हो, ठीक है भाई। अब देखो एस अम्मुख होगा यदि x1 और x2 किसके एलिमेंट लिए? बोलो आपने x1 और x2 आपने सबसे पहले किसके एलिमेंट लिए? s के। x1 भी s का एलिमेंट है और x2 भी किसका एलिमेंट है? s का एलिमेंट है। तब हम एक तीसरा पॉइंट बनाएंगे x3। कौन सा पॉइंट बना रहे हो? x3। वो किस पे बनाया जाएगा? रेखाखंड पर, लाइन सेगमेंट पर। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? देखो लैम्बडा x1 और 1 माइनस लैम्बडा x2, और यहां लैम्बडा की जो वैल्यू है 0 to 1, भाई खंड कर दिया एक। अगर लैम्बडा की वैल्यू नहीं दे एग्जामिनर तो वो मानी जाती है रेखा, यानी कि लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 केवल ऐसा लिखा हुआ, और इस पर आपने कोई भी पॉइंट लिया x3, तो ये जो पॉइंट है ना वो किस पर स्थित है? बोलो x1 और x2 को मिलाने वाली रेखा पर, लाइन पर। लेकिन लैम्बडा की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 0 से 1, एक खंड कर दिया उसका, तो इस कारण उसे कह देते हैं हम रेखाखंड, ठीक है भाई। जैसे कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, एक x1 है और एक पॉइंट कौन सा है? x2 है, और एक पॉइंट हमने बनाया कौन सा? x3, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? एक लैम्बडा है और एक 1 माइनस लैम्बडा, और दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आ रहा है? 1 के। लैम्बडा और 1 माइनस लैम्बडा दोनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर आएगा? 1 के। तो एक खंड कर देते हैं, सेगमेंट कर देते हैं। तो अगर लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन कर देते हो तब तो ये जो समीकरण है वो किसका है? रेखाखंड का है। अगर लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है तो ये किसका समीकरण है? रेखा का है, ठीक है। हमें तो इतना याद रखना, ज्यादा तो याद रखना नहीं, ये वाली कि x1 और x2 को मिलाने वाला जो x1 और x2 को हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए। अगर लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन नहीं है 0 से 1 के केस में, अब 0 से 1 के केस में नहीं है तो लैम्बडा का मान आप कितना भी बड़ा ले सकते हो भाई। लैम्बडा का मान आप कितना भी, जैसे 0 से 1 के केस में नहीं है तो एक तो ले लिया लैम्बडा का मान आपने 5 और दूसरा ले लिया 5 माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा का मान बढ़ाते हुए जा सकते हो, लेकिन वहां कंडीशन दे दे कि लैम्बडा की वैल्यू किससे बड़ी नहीं ले सकते? 1 से बड़ी नहीं ले सकते, तो फिर उसका एक खंड हो जाता है। लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका जो जोड़ होता है वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से अगर हम बात करें, अगर लैम्बडा डिफाइन नहीं कर रखा होता तो ये रेखा की इक्वेशन होती, लाइन की, और रेखा पर हमने एक तीसरा पॉइंट ले रखा है कौन सा? x3। अगर ये डिफाइन कर रखा है तो रेखा खंड का हो जाता है। m अनुपात n में विभाजित करते हैं ना रेखा को, तो वो जब 2D में पढ़ाएंगे जब अच्छे से आप सीखोगे से। अभी तो एट ए प्रेजेंट आप इतना याद रखेंगे, कितना कि x3 कैसे बनेगा? लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2, जब लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो यदि x1 और x2 बिलोंग्स टू s है तब x3 v किस में चला जाए? बोलो किस में विद्यमान हो? s में अगर विद्यमान हो जाए तो ये जो s है वो कैसा हो जाएगा? अवमुख हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, सेकंड ग्रेड में आई हुई है। x3 जो पॉइंट बनाओगे वो कैसे बनाओगे? लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2, ये जो पॉइंट बनेगा, और लैम्बडा की जो वैल्यू होगी कहां से कहां तक होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। ये भी आपका किस में जाना चाहिए? x3 भी
एग्जिट करना चाहिए। अगर x3 भी s में एग्जिट कर जाता है, इन दिस केस s इज कॉल्ड कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसके कम से कम 20 एग्जाम्पल। कम से कम कितने एग्जाम्पल? 20 एग्जाम्पल, क्योंकि अमुक का हर बार क्वेश्चन आता है और ज्यामिति व्याख्या के अनुसार ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो डायग्राम वाले एग्जाम्पल लिख लो। भाई अनुपात में विभाजित कर दिया, अब लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन मत कर, 0 से 1 के बीच में, तो लैम्बडा को मान कहाँ तक ले सके? अनंत तक चलो जाओ तो रेखा भी अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। फिर रेखा खंड नहीं है ना, फिर रेखा है। हाँ, अब x1 और x2 दो पॉइंट हमें फिक्स पता है, तो उनके बीच की जो लाइन बना रहे हैं वो खंड हो गया, और उसे आगे भी बढ़ा देते तो वो रेखा हो जाती पूरी। हमें तो केवल उस खंड का मतलब है। x1 और x2 दो सेट के एलिमेंट लिए, उन्हें मिलाकर एक खंड बनाया, रेखा खंड। वो रेखा खंड पूर्णतः s में विद्यमान होना चाहिए। अगर s से बाहर चला गया एक भी हिस्सा रेखा खंड का, तो उस कारण वो क्या नहीं होगा? अम्मुख नहीं होगा। ठीक है भाई, पहले तो ज्यामिति व्याख्या में लिख लो, निम्न में से कौन सा अम्मुख नहीं है? हाँ जी, एक सेट तो ये दे रखा है। हाँ जी, एक सेट तो आपका ये दे ही रखा है। बोलो अम्मुख है या नहीं है? इसका एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अब एक लाइन सेगमेंट बनाओ कोई भी, ये x1 ले लिया, या कोई भी आपने x2 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा, इस पे हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा? x3। ये भी किस में विद्यमान है? सेट में। तो ये कैसा है? बोलो अवमुख है, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है। कोसेंट्रिक सर्किल ले लो एक, हाँ जी, क्या ये अवमुख है क्या? हाँ जी, इसकी कोई भी दो पॉइंट लो, एक यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। हाँ जी, इस रेखा खंड को मिलाने वाला एक तीसरा पॉइंट आया आपका यहाँ पर, क्या सेट में विद्यमान है क्या? तो अवमुख है क्या? अवमुख नहीं है। हाँ देता है ना, एक बार दिया हुआ है, एक बार फिगर बना के दिए। हाँ, पर रंगीन नहीं देगा, वैसे देगा ब्लैक वाले जो पेपर प्रिंट आता है। उसमें पहले जमाने में और अब के जमाने में काफी अंतर आ गया भाई। पहले जब 2010 में पेपर होता था तो दे दिया, देख लिया, सीधा आंसर लगा दिया। अब मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, उसको देखो, समझो, फिर आंसर दो। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। भाई पेपर तो खैर अभी भी वही बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये फंस गई है कि भैया पेपर हो तो खुलेगो, फिर वो भर्ती अगली भर्ती में भी तो दिखानी है। सीट एक ही भर्ती में भर जाएंगी का, फिर कछ उनको जिनको बिक जाएगा उनको तो बेचना है। काफी लफड़े होते हैं भाई। फिर तुम्हारे जो कछु बच जाए वो तुम्हारे हिस्सा में, जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी ले जाओगे। ऐसा कोई पेपर था जो नहीं खुला हो इस वर्ष, इसका पूरे 5 साल के कार्यकाल में? पर ये कि कोई कम खुलता है, कोई ज्यादा खुलता है, इतना अंतर हो जाता है। खुलते क्यों? जो पढ़े ना है, या जेब में पैसा हो, या कारण खुले। भाई जो पढ़ना ना चाहे, सरकारी नौकरी करनी है, जेब में पैसा है, या फिर जिसको पैसा कमाना है, या जिसको, उस हिसाब से खुलते हैं भाई, ये तो सीधी बात है। अब नेता ही क्यों बने आदमी? आपको टीचर ही क्यों बनना है? कौन? क्या सुना है? पता पुराना कहाँ पढ़ा रहे?
यही है, लिख लिया ना, ये चित्र बन गए। अब लिखो एग्जाम्पल्स लिखो भाई। अब आप तो मेहनत करो, मेहनत के बलबूते पे लगो। लिख लिया, बढ़ जाए। अबे ये क्या है, व्रत ही तो है, ये व्रत है। अब ये व्रत है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका सेंटर पॉइंट सपोज कीजिए 0 0 है। अब एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, रेखाखंड बनाओ। जैसे मार्कर दिखाई दे रहा है, इस मार्कर पे जो पॉइंट है तीसरा x3, क्या इसकी बाउंड्री पर प्रेजेंट है क्या? तो ये अम्मुक नहीं होगा। अगर इसके स्थान पर 1 रुपए का सिक्का होता या 10 रुपए का सिक्का होता, तो सिक्के पे तो कहीं भी पॉइंट ले लो, दो को मिलाओ, जो रेखाखंड बनेगा वो सिक्के पे ही विद्यमान होगा पूरा की पूरा। तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, आपका अम्मुक हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अब एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल ही लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। क्या है बोलो, व्रत है। क्या है बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर पॉइंट 0 0, रेडियस कितनी है 1 है। और इसमें जो आ रहे हैं वो केवल और केवल कौन से पॉइंट आ रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट आ रहे हैं। अब इन बाउंड्री पॉइंटों में से कोई भी दो बाउंड्री पॉइंट लो, एक x1 ले लिया और एक ले लिया आपने x2, इन दोनों को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाया। क्या लाइन सेगमेंट इसकी बाउंड्री पे ही आ रहा है क्या? और इस पे जो तीसरा पॉइंट है x3, वो इसकी बाउंड्री पे नहीं जा रहा। इस कारण ये जो है वो आपका अवमुख है या नहीं है? अवमुख नहीं है। अवमुख नहीं है। दूसरा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए लेस देन इक्वल 1। रेडियस तो 1 है, लेकिन 1 रेडियस से कम के भी आ सकते हैं, यानी जीरो रेडियस तक जा सकते हैं। यानी कि पूरी क्या बन गई वो डिस्क, क्या बन गई डिस्क। तो ये भी वृत्त का समीकरण है, परंतु ये क्या हो गई, डिस्क बन गई, वृत्ताकार डिस्क, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, वृत्ताकार डिस्क। क्या है बोलो, वृत्ताकार डिस्क है। और वृत्ताकार डिस्क है तो बाउंड्री पॉइंट तो है ही, और अंदर वाले पॉइंट भी हैं पूरे के पूरे। ठीक है भाई, बाउंड्री पॉइंट तो है ही, और साथ ही इसके कौन से पॉइंट्स भी हैं बोलो, अंदर वाले पॉइंट्स भी हैं। अब अंदर वाले पॉइंट है तो इस पर कोई भी दो पॉइंट लो, एक x1 लिया और दूसरा, और ये मिलाया, और ये जो x3 है बोलो सेट का है या नहीं है? ये x1 था और ये x2 था, और ये कंप्लीटली लाइन सेगमेंट इसी में कंटेन कर रहा है। तो इस कारण ये जो है वो कैसा समुच्चय बोलो, अवमुख है। कैसा है बोलो, अवमुख है। तीसरा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 1। ये कहां से बाहर के पॉइंट है, मतलब बाउंड्री से बाहर के पॉइंट है। और बाउंड्री से बाहर वाले पॉइंट कभी देखे कैसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं बाहर वाले पॉइंट। ठीक है, सूरज सा लग रहा है। अब इस पे कोई भी दो पॉइंट लीजिए, एक यहां ले लिया x1 और एक यहां ले लिया x2, इन दोनों को मिलाया और इस पर हमने एक पॉइंट बनाया x3, जो कि सेट में विद्यमान नहीं है। तो ये भी आपका अवमुख नहीं है। ये भी आपका क्या नहीं है बोलो, अवमुख नहीं है। ये अवमुख नहीं है, ये भी आपका कैसा नहीं है बोलो, अवमुख नहीं है, और ये भी आपका कैसा नहीं है बोलो, अवमुख नहीं है। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों की तीनों आपके कैसे नहीं है बोलो, अवमुख नहीं है। एक है इसमें से, दूसरा वाला। ठीक है, सेकंड वाला। चौथा एग्जांपल,
क्या की एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बराबर 1। हाँ भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक समान नहीं है और चिन्ह किसका है प्लस का, तो इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त भी कैसा है बोलो, ये केवल बाउंड्री वाला। कौन सा है, केवल बराबर लगा हुआ है, तो कैसा हो गया है बोलो, बाउंड्री वाला। और बाउंड्री वाला दीर्घवृत्त हो गया तो एक x1 लिया और एक यहाँ पर क्या लिया आपने x2 मिलाया और इस पे एक पॉइंट बनाया आपने, कौन सा x3 जो सेट में विद्यमान नहीं है, तो ये अम्मुक नहीं है। अम्मुक है क्या, नहीं है, अम्मुक नहीं है। ठीक है, 5वां पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 5वां पॉइंट। हाँ जी, ये किसका समीकरण है, x² प्लस 27y² ग्रेटर देन इक्वल 5। ये किसका है, इलिप्स है, लेकिन बाहर वाली इलिप्स है भाई, दोनों चिन्ह प्लस के और दोनों की कोएफिशिएंट अलग अलग, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल है तो उससे बाहर वाली बनेगी। ठीक है भाई, यानी इसको अगर आप लिखते भी तो क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है x² बटे 5 और ये क्या लिखा जाता y² बटे 5 बटे 27 बराबर में 1। तो इलिप्स ही तो बन गई, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो इलिप्स के कहां वाला रीजन बनेगा बोलो, अब बाहर वाले रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस पे जो तीसरा पॉइंट बनेगा x3 क्या सेट में विद्यमान है क्या, नहीं है ना, तो क्या अम्मुक होगा, क्या अम्मुक है या नहीं है, अम्मुक नहीं है, ये अम्मुक नहीं है। 6वां पॉइंट, अजी x² अपॉन a² y² अपॉन 5 लेस देन इक्वल 1। इलिप्स है लेकिन लेस देन इक्वल वाला है तो क्या होगा, अम्मुक है। ये कैसा है बोलो, अम्मुक है, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है। ये इलिप्स है लेकिन इलिप्स में कैसा क्षेत्र है इसका, अंदर वाला है। इलिप्स है और इलिप्स में कैसा क्षेत्र है बोलो, ये अंदर वाला है, और अंदर वाला होने के कारण ये कैसा है बोलो, अम्मुक है। पूरा की पूरा रीजन आ रहा है। ठीक है, डिस्क बन जाए तो अम्मुक, ठोस बन जाए तो अम्मुक, खोखला रह जाए तो अम्मुक नहीं, और डिस्क नहीं बने तो भी अम्मुक नहीं। ठीक है, अभी देखो ये जो है डिस्क नहीं बनी, जबकि 10 रुपए का जो सिक्का था या 1 रुपए का जो सिक्का था वो डिस्क बन जाती है, तो वो अम्मुक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 7वां, अजी एक सेट बनाया मैंने एस, क्या बनाया, सेट एस, जिसमें 2 एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। अभी 2D में कि 3D में, कितने कोऑर्डिनेट है इसमें, एक एक्स है और एक, ये जो सेट है वो 2 कोऑर्डिनेट्स का सेट है। कितने कोऑर्डिनेट्स का, कितने निर्देशांकों का समुच्चय है, 2। इसमें एक एक्स और एक वाई। अब वह बिंदु लेने, कौन से लेने, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर बराबर r²। अब बराबर लगा दिया तो कौन से पॉइंट आ रहे हैं एक्स वाई में, बाउंड्री पॉइंट। बताओ x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर बराबर r², किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। एक्स वाई 2 डायमेंशन में वो कोऑर्डिनेट आएंगे, कौन से, वो कोऑर्डिनेट आएंगे जो सर्कल की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो ये सर्कल बना दिया आपने, ये सर्कल बना दिया, तो इस पे कौन से पॉइंट है बोलो, केवल और केवल, सर्कल पे कौन से पॉइंट है केवल और केवल, बाउंड्री तो है, इस सर्कल पे केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट है। अब बताओ क्या तीसरा पॉइंट इसमें बिलोंग करेगा क्या, तो ये अम्मुक नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, तो x3 जो है वो लाइज नहीं करेगा इस पर, तो ये अम्मुक नहीं है। किसको समझाएं दोबारा, कहां से समझ नहीं है, यहां से देखो, ये सेट है, ये सेट में भीतर एलिमेंट है,
एलिमेंट 2 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन में? एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन वो एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। 2 डायमेंशन में वो पॉइंट लिए जाएंगे जो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट। अब ये समीकरण किसका है? एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। किसका समीकरण है? वृत्त का। वृत्त का क्या लगा हुआ है, बराबर। तो कौन से पॉइंट आएंगे, बाउंड्री वाले। कौन से आएंगे, बाउंड्री वाले। तो ये वो पॉइंट आएंगे इस सर्किल के, यानी इस सर्किल के इक्वेशन को केवल इसके बाउंड्री वाले पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, और बाउंड्री वाले पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या नहीं है, अवमुख नहीं है। लेकिन 8वां क्वेश्चन इस प्रकार एग्जामिनर दे देता, किस प्रकार, इस प्रकार कि x और y इस प्रकार के कोऑर्डिनेट है, किस प्रकार के, इस प्रकार के, कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 5। अब इसकी रेडियस बताना, √5 होगी। √5 का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आता है ना। अब ये भी 2 डायमेंशन में वह कोऑर्डिनेट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये इक्वेशन है किसकी, डिस्क की। किसकी है, डिस्क की। तो यानी कि इसके अंदर वाले पॉइंट भी इसमें आ जाएंगे और इसके बाहर वाले पॉइंट भी अब इसके अंदर होंगे। ठीक है भाई, सेंटर पॉइंट 0 0 हो गया। एक्स माने 0 का स्क्वायर, वाई माने 0 का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। √5 हो जाती है इसकी रेडियस। अब ये लेस देन इक्वल आ गया तो ये डिस्क बन गई। तो ये क्या बन गया, बोलो। ठीक है, ठीक है भाई, कोई समस्या? नेक्स्ट अजी एस। अभी 2 डायमेंशन में ये भी कितने डायमेंशन में लिए मैंने, 2 डायमेंशन में। अब ये समीकरण ली मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7। किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। दोनों चिन्ह प्लस के, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है। तो कहने का मीन क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है वो सर्किल की है, सॉरी इलिप्स की है, दीर्घवृत्त की है। और दीर्घवृत्त भी केवल बाउंड्री वाला है। दीर्घवृत्त भी बोलो कैसा है, केवल और केवल, दीर्घवृत्त केवल और केवल आपका कैसा है, बाउंड्री वाला। तो अम्मुक है या नहीं है, बोलो। अम्मुक नहीं है, अम्मुक नहीं है। क्या कॉन्वेक्स है क्या, बोलो। ये नहीं है ना, ये कॉन्वेक्स सेट आपका नहीं है। हो गया 9वां। 10वां, ठीक है। अगला एस मीन सेट। अब 3 कोऑर्डिनेट्स में लगा दिया मैंने इसको। अब कितने कोऑर्डिनेट्स में, 3। 3D में पॉइंट निकालो। वो पॉइंट निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, और z माइनस सी का स्क्वायर, और बराबर में कितना है, आर स्क्वायर। बोलो किसकी इक्वेशन है। गोला भी कैसा है, बराबर है, तो केवल बाउंड्री पॉइंट। तो कैसा गोला है, खोखला गोला, होलो स्फीयर। ठीक है भाई, केवल बाउंड्री पॉइंट है। तो केवल और केवल अगर बाउंड्री पॉइंट है तो होलो स्फीयर हो जाता है। हाँ, घूम आया तो कुछ नहीं। हाँ जी, खोखला गोला, होलो स्फीयर। तो अम्मुक है या नहीं है, बोलो। अम्मुक नहीं है। अम्मुक है क्या, है 3 सीट दी है मैंने, तीनों अभी तक अलग अलग प्रकार से टाइप हुई हैं। तीनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है। जितनी भी सीटें आएंगी उनका अलग अलग प्रेजेंटेशन होगा, सेम शेप नहीं रहेगी। दुकान नहीं, वो टाइपिंग का होता है अलग अलग। क्या करें, ये क्या चल रहा है राजी साहब। एक किसको,
एक किसको चाहिए भाई, अपनी अपनी लो। नीचे करो। इसका क्या पेज बदलवा दिया कर। वो तो जल्दी में बनी है, वो अभी क्या जल्दी में आपको दे दिया, वो मैं दे दूंगा प्रिंट करवा के। कल रात को तैयार करवाइए इमरजेंसी। रात को क्या चीज। इसमें जैसे, अरे सुनो, अरे सुना करो पहले। इसमें जो कमियां हैं वो अभी जैसे नेक्स्ट, वो अभी एक दो दिन में और थोड़ा करेक्शन करके और बढ़ा के दे देंगे। दोबारा नहीं ली तेने एलजबरा की, एबस्ट्रैक्ट एलजबरा की दोबारा नहीं लेती क्या। मुझे वापस कर देना, दूसरी ले लेना। दिखाने के काम आ जाएगी। कोई जैसे पुराना बच्चा आता है, सीट मांगता है, वैसे ही तो उसको देने के काम आ जाएगी। और क्या? आवाज नहीं भाई। देखो पेज नंबर खोल लो इसमें। अब तो सीट सभी के पास है ना। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 मिल गया ना, पेज नंबर 4। 1 2 3 4, 3 के बाद आता है क्या, 4। मिल गया होगा। अब इसमें 1 से लगा के 17 तक एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। अब जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल है, अब ये तो मैंने करा दी, 10 तो ये लिखाई दिए, इनके सामने देख लो कुछ। जैसे कि पहला है अमुक समुच्चय वृत्त का समीकरण है, लेकिन डिस्क दी हुई है लेस देन इक्वल है। हाँ कृष्णा, पेज नंबर 4 मिल गया। तो देखिए पेज नंबर 4 में वो लिख सकते हो, उसके सामने वृत्ताकार डिस्क तो अम्मुख है। ये सीट में लिखना चाहो तो वृत्ताकार डिस्क है, इस कारण क्या है, वो अम्मुख है। दूसरा आता है केवल और केवल वृत्त है, और वृत्त में केवल बाउंड्री पॉइंट है, तो अम्मुख नहीं है। तीसरा जो है बाउंड्री से बाहर वाले पॉइंट है, तो अम्मुख नहीं है। और चौथा जो समीकरण है वो भी वृत्त का है, और वृत्त का है तो केवल बाउंड्री वाले पॉइंट है, तो वो भी अम्मुख नहीं है। और पांचवा जो है वे भी वृत्त का समीकरण है। भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक कैसे हैं, समान है, और एक्स और वाई के गुणांक हो सकते हैं, एक्स और वाई के क्या हो सकते हैं, गुणांक हो सकते हैं। तो इस कारण ये भी क्या है आपका बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, बराबर। और बराबर दे रखा है तो केवल कौन से पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, और बाउंड्री पॉइंट तो ये भी अम्मुख नहीं है। तो पांचवा जो समीकरण है वो वृत्त का है। किसका है बोलो, वृत्त का। और बराबर दे रखा है तो केवल कौन से पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। छठवां समीकरण भी वृत्त का है, लेकिन लेस देन इक्वल आ गया। अब लेस देन इक्वल आ गया तो यानी कि वृत्ताकार डिस्क बन गई, और वृत्ताकार डिस्क बन गई तो अम्मुख है। सातवां समीकरण, अब सातवें समीकरण में ये जो सातवां समीकरण दे रखा है इसमें, हाँ जी, और ये इस बार भी आया था। कौन से पॉइंट्स का सेट है, एस इक्वल टू एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं भाई, 2 कोऑर्डिनेट्स में, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 2। हाँ भाई,
दो कंडीशन है, एक तो इस कंडीशन को ले लो, ये किसका समीकरण है, वृत्त का, इसकी रेडियस कितनी है √2, ठीक है। और एक कंडीशन हम ले लेते हैं ये वाली, ये वाला भी किसका समीकरण है, वृत्त का, इसकी रेडियस कितनी है 1, तो यानी एक तो 1 रेडियस का बना लो और एक बना दो √2 रेडियस का। अब ये कह रहा है कि √2 से तो छोटा आना चाहिए, 2 से छोटा है ना, तो ये वृत्त आएगा √2 से तो छोटा, और ये कह रहा है 1 से क्या आना चाहिए, बड़ा। तो यानी कि जो कॉमन रीजन होगा इन दोनों के बीच का होगा, जो कॉमन रीजन होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। ये होगा एक कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक सर्किल कहने का मीन क्या हुआ, संकेंद्रीय वृत्त। अब एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट आपने यहां लिया, इसको x1 माना और इसको क्या माना, x2 माना। इन पॉइंटों को मिलाया और मिलाने पर जो तीसरा पॉइंट बना x3, क्या सेट में विद्यमान है क्या, तो ये अम्मुक है क्या, नहीं है, अम्मुक नहीं है, ये संकेंद्रीय वृत्त हो गए। कोई समस्या बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। ये देखो अंदर वाले सर्किल से बाहर की तरफ खींचा और बाहर से भीतर की तरफ, उन्होंने कहा है कि वो पॉइंट चाहिए हमें, कौन से पॉइंट चाहिए, x² + y² का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा ना हो। तो हमने 1 से छोटा तो लिया ही नहीं, फिर उसने कहा x² + y² का मान हमेशा 2 के बराबर या 2 से छोटा हो, 2 के बराबर या 2 से छोटा हो लेकिन 1 के बराबर 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर 1 से बड़ा हो, 2 या 2 से छोटा हो, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, इनको मिलाया, x3 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, x3 कहाँ है, 1 से छोटे वाला केस हो गया जो कि सेट में विद्यमान नहीं है, और सेट में विद्यमान नहीं है तो इस कारण ये अम्मुक समुच्चय नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। ठीक है भाई, 8वां पॉइंट देखिए, 8वां, हाँ जी, दीर्घवृत्त है और बराबर लगा हुआ है तो केवल बाउंड्री पॉइंट, तो अम्मुक नहीं है। 9वां, ये वृत्त है, वृत्त है और 5 रेडियस है और डिस्क है, तो ये अम्मुक है। 10वां, दीर्घवृत्त का समीकरण है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल है तो कहां गया, बाहर गया, तो अम्मुक नहीं है। 11वां पॉइंट किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का, और केवल कौन से पॉइंट है, बाउंड्री, तो अम्मुक नहीं है। 12वां समीकरण x² + y² + z² बराबर 5, तीनों के गुणांक समान है तो किसका समीकरण, गोले का। अब गोले यानी स्फीयर का समीकरण है लेकिन बराबर लगा हुआ है तो स्फीयर भी कैसा हो गया, खोखला, यानी होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर हो जाता है तो अम्मुक नहीं है। तो 12वें समीकरण में लिख सकते हो आप खोखला गोला, क्या लिख सकते हो, खोखला गोला, इस कारण क्या नहीं है, अम्मुक नहीं है। 13वां क्वेश्चन, 13वें में देखो लेस देन इक्वल आ गया तो गोला कैसा बनेगा अब आपका, ठोस, तो ठोस गोला या फिर सॉलिड स्फीयर, इस कारण कैसा समुच्चय, अम्मुक है। अब 14वें क्वेश्चन में x² + y² + z² ग्रेटर देन इक्वल 5, तो गोले के बाहर वाला भाग, तो अम्मुक नहीं है, तो अम्मुक नहीं है। अब उसके बाद 15वें पे आ जाओ, x² + y² + z², इसको ऐसे लिख लो, x² + y², जिसको सही कर लेना, x² + y² + 2z² कर लो, है ना, x² + y², 15वें में 2z² लेस देन इक्वल 5। अब तीनों के गुणांक समान है क्या, तो ये लेफ्ट साइड बनेगा। अब ये ठोस दीर्घवृत्त होगा, बस यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है और तीनों के चिन्ह प्लस में है, तो दीर्घवृत्त तो है लेकिन कैसा दीर्घवृत्त है, ठोस, सॉलिड इलिप्सॉइड हो जाएगा, और सॉलिड इलिप्सॉइड हो जाएगा तो इस कारण ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स हो जाएगा, 2z² लगा देना। 16, ये कैसा है, खोखला है, और 17वें में ये कैसा है, दीर्घवृत्त के बाहर वाला हिस्सा है, दीर्घवृत्त के बाहर वाला हिस्सा है तो इस कारण ये अम्मुक नहीं है। अब इससे नीचे एक प्रश्न दे रखा है, ठीक है, अब ये प्रश्न दे रखा है, ये आपका सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, कौन सी ग्रेड, अभी सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए और कौन सा अम्मुक नहीं है बताइए मुझे। फर्स्ट वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है,
अंडर रूट 3 से बड़ा और अंडर रूट 5 से छोटा। और तीसरा इस कारण है क्योंकि वृत्ताकार डिस्क है। चौथा इस कारण है क्योंकि दीर्घवृत्ताकार डिस्क है, क्योंकि लेस देन में आगे। और परवलय वाला y स्क्वायर लेस देन इक्वल x, यानी कि वो भी परवलय के अंदर वाला क्षेत्र आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्मुख हो जाएगा। तो कौन सा अम्मुख नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है। अब इसके बाद जैसे कि आप थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद दूसरी सीट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल तो बहुत कराएंगे। अभी देखो सीट के क्वेश्चंस आए हुए ना, वो करेंगे ना अभी जस्ट। ऐसा भी कर देंगे, इसके अभी करके देखना, अभी आप देखते रहो एग्जाम पेपर में जो भी आए हुए। अभी हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। सुनो कल, अभी इसके चाहे इसके करा देंगे, किसी के भी करा देंगे। सुनो एब्स्ट्रैक्ट के सुन लो भाई एक बार। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के या तो एक दिन आप पर्टिकुलर आओ जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ी है। अरे सुनो एक मिनट सुनो, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, अरे सभी नहीं बोलते, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रखी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनके तो समझ ही कहां से आएगा। जिन्होंने पढ़ रखी है 4 या 5 घंटे के लिए एक दिन कंटिन्यूअस क्लास ले लेते हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो रनिंग में चल रही है उसे रनिंग में चलने दो, 2 क्लासेस जो रनिंग में चल रही हैं। या तो ऐसा कर लो, किसी दिन आप अपना मूड बना के आ जाओ, जैसे 11 बजे तक क्लास छोड़ देंगे, 11 से 3 तक, या ऐसे क्लास लेके एक दिन, या फिर संडे को बैठता है, संडे को। हाँ तो संडे को कर लेते हैं, संडे को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कंटिन्यूअस क्लास लेके एक ही दिन में पूरे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, एक ही दिन में, है ना, सुबह से। ठीक, जब तक 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो।